हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आपका हमारे चैनल ऑल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि हम डैनियल सेल की कुछ एप्लीकेशंस हैं, आपको वो सिखाएंगे और इस लेक्चर में हम नर्स इक्वेशन भी करवाएंगे। हम लास्ट लेक्चर में आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करा पाए थे क्योंकि वो जो हमारा फॉर्मूला था ई नोट ऑफ सेल इजिकल टू में ई नोट माइनस ई नोट कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ये इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल नहीं होते, ना आपको करते समय मज़ा आता और ना ही हमें कराते समय अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी आसान न्यूमेरिकल होते हैं उसके ऊपर। अब जो आपको न्यूमेरिकल इस लेक्चर में कंफर्म मिलेंगे क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिस पे काफ़ी अच्छे बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं और आपको करते समय भी उनको मज़ा आएगा। लेकिन पर हमारे जो डैनियल सेल का थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ था, हम उसको आज कवर करते हैं। जैसे आपको इतना तो याद होगा, डैनियल सेल की हमने सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से की थी। Zn जो है Zn2+ में टूट जाता था और उसकी कंसंट्रेशन हम कुछ भी ले सकते थे। C1 C2 मैंने दोनों की कंसंट्रेशन लेट कर ली है, कुछ भी हो सकता है दोनों की इक्वल हो सकता है दोनों की अलग अलग हो। और कॉपर क्या होता था, Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो जाता था ना। कॉपर 2+ जो है अपना रिडक्शन कर लेता था 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और यहाँ पर क्या होता था Zn अपना ऑक्सीडेशन कर लेता था। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ये राइट साइड में होता था और ये लेफ्ट साइड में होता था। इसको हम राइट ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हैं और इसको लेफ्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी हम कह सकते हैं। इसमें ये क्या होता था हमारा, आपको अच्छी तरह याद होगा, इसको हम क्या कहते थे, कैथोड कहते थे या एनोड कहते थे? लेफ्ट साइड वाले को इसको हम कहते थे एनोड और इसको क्या कहते थे हम, कैथोड। और अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि ये वाला बीच वाला, ये जो हमारे 2 डंडे से खड़े हुए हैं, ये आखिर हमें किस चीज़ का नोटेशन देते हैं? ये हैं क्या, किस चीज़ को दर्शाते हैं आखिर? ये दर्शाते हैं सॉल्ट ब्रिज को। किसको? सॉल्ट ब्रिज को। तो हमने ये पढ़ लिया था और हमने इसका पोटेंशियल भी निकाला था। इलेक्ट्रोड, हमारा जो पूरा सेल था, इस सेल का हमने पोटेंशियल निकाला था, वो निकला था कुछ 1.1 वोल्ट। याद होगा आपको, शायद नहीं याद है तो चलो हम एक बार क्वेश्चन करवा देते हैं, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। क्या था? ई नोट, इसमें ये है ई नोट ऑफ Cu2+ से Cu जब बनता था, इसका कॉपर का क्या था, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल था 0.34 था, किसमें? पॉजिटिव। और ई नोट ऑफ जिंक कितना था? Zn2+ से 7 माइनस का 0.76 वोल्ट, कुछ यही था। ये हमारा कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल था और ये हमारा किसका था? जिंक का। हमने जब इसको सॉल्व करा था, फॉर्मूला क्या था हमारा? ई नोट ऑफ सेल, पूरे किसका? सेल का। ये किसी इलेक्ट्रोड का नहीं, ये इलेक्ट्रोड का है, लेकिन ये पूरे सेल का हम यहाँ पर निकाल लें। ई नोट ऑफ सेल क्या है? ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ये फॉर्मूला था। तो हमारे इसमें कैथोड क्या होता था? कॉपर। तो हम कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं फॉर्मूले के अंदर 0.34 माइनस जिंक का क्या है हमारा? जिंक हमारा एनोड होता था, तो एनोड की जगह पे हम इसको पुट करेंगे तो माइनस का 0.76। इसी तरीके से कुछ होगा जब हम करेंगे, पूरा फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारा आएगा ई नोट ऑफ सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ये हमारा किसका था? डैनियल सेल का। तो हम इससे कुछ बातें भी सीख सकते हैं, जैसे कि हम इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है ये बात कि अगर हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, कि अगर हमारा इस सेल का पोटेंशियल रीडिंग देता है हमें 1.1 से लोअर, 1.1 वोल्ट से कम देता है, ई नोट ऑफ सेल लोअर देन 1.1 वोल्ट। अगर हमें, जैसे कि हमने डैनियल सेल ले लिया और हमने जब उसका पोटेंशियल नापने की कोशिश की, तो हमें क्या पता लगा कि उसका जो पोटेंशियल है कितना है? 1.1 वोल्ट से छोटा है। भाई ये कैसे?
हमने तो ये पढ़ा है ना कि इसका जो पोटेंशियल कितना होता है 1.1 वोल्ट, तो इससे कम कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब है कि इसकी कुछ पोटेंशियल लॉस हो गया, इसका कुछ पोटेंशियल लॉस हुआ है, जब भी तो ये 1.1 वोल्ट से छोटा है। तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो सेल है वो क्या है, डिस्चार्ज। सेल क्या हो गया हमारा, डिस्चार्ज। यही अगर ई नोट ऑफ सेल इक्वल टू है 1.1 वोल्ट के, तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ना तो हमारा सेल डिस्चार्ज है और ना ही हमारा रिचार्ज है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल हमारा सेल इक्विलिब्रियम में, किसमें, किसमें है, इक्विलिब्रियम में। और अगर आपसे बोला जाए कि ई नोट ऑफ सेल ग्रेटर देन है 1.1 वोल्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा सेल चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो चार्ज होते समय क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा और करंट का फ्लो किस तरफ होगा? क्या बता सकते हैं आप लोग? चलो एक बार बना के देखते हैं डायग्राम। ये हमारा क्या बन गया, सॉल्ट ब्रिज। ये हमारी क्या बन गई, रॉड। ये है गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर, वोल्ट मीटर, जो भी हम लगाना चाहते हैं। सॉल्यूशन हो गया। जिंक के अंदर, इस वाले इलेक्ट्रोड के अंदर हमारा किसका सोल्यूशन होता था, Zn2+ आयन का, और यहाँ पर कॉपर 2+ आयन का। जब हमारा सेल डिस्चार्ज हो रहा था, मतलब कि किसी कंडीशन में था कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसका यूज़ कर रहे थे, मतलब क्या हो रहा था, सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा था, तो उस समय हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। तो हमारा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा था। कहाँ जा रहा था, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। और करंट कहाँ जा रहा था फिर, राइट से लेफ्ट की तरफ। क्यों, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है। क्या करता है, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करेगा। तो अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, अगर हमारा सेल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा रीडिंग देता है, 1.1 वोल्ट से ज़्यादा रीडिंग देता है, उस केस में क्या हो रहा था, हमारा सेल चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज होता है। तो चार्ज होते समय क्या होता है, हमारा फिर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपोजिट। और अब आप इतना तो सोच ही सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट हो रहा है तो करंट का फ्लो भी तो अपोजिट हो जाएगा कि नहीं। तो इसी तरीके से हमारा जो चार्जिंग के टाइम पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हमारा हो जाता है राइट टू लेफ्ट, और करंट का फ्लो हो जाता है हमारा लेफ्ट टू राइट। जैसे कि आपसे अगर कभी सवाल पूछा जाए कि चार्जिंग के टाइम पे, क्या चार्जिंग के टाइम पे किसी भी सेल, या फिर हम डैनियल सेल की बात करते हैं कि चार्जिंग के टाइम पे डैनियल सेल में करंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्या होती है, एनोड टू कैथोड। क्या होती है, एनोड टू कैथोड। ये क्या होता था हमारा, एनोड। जिंक क्या होता था, जिंक की रोड जो होती थी एनोड, और ये होती थी कैथोड। हमें लगता है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। भाई हमने डैनियल सेल बना भी लिया, इसके बारे में इतना पढ़ा जा रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ इसकी खास बात होगी, इसी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। ये सेल हम इस वजह से ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि ये बेसिक है। इसी से आगे चलकर, अब जैसे ही मैथ के अंदर ट्रिगोनोमेट्री, आप हर एक क्वेश्चन पे तो सीखते नहीं हो, एक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो, उसी के ऊपर कई कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। मतलब उसी तरीके से इसमें होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे डैनियल सेल के बारे में हमने पढ़ लिया, और अब इसके ऊपर भी इसी के कॉन्सेप्ट पर ज़्यादातर आगे के सेल होंगे। कौन से, गैल्वेनिक सेल होंगे। कौन से सेल का एग्जाम्पल था एक, गैल्वेनिक सेल का।
तो इसके एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है मतलब ये बड़ा यूज़फुल होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये डैनियल सेल का ये बड़ा यूज़फुल है। वो इस वजह से यूज़फुल है क्योंकि हम किसी भी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम इससे। एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड pH ऑफ एनी सोल्यूशन। pH वैल्यू क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन एनी सोल्यूशन। कहाँ से कहाँ तक होता था, वो 0 से लेके और 14 तक होता था, और जितने ज़्यादा H+ आयंस उतनी ज़्यादा pH वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन की pH वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, सोचो बताओ कमेंट में। फाइंड कांस्टेंट के क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारी एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें हमारी रिएक्शन आगे नहीं होती है। मतलब कि जैसे कि हमारा अभी ये रिएक्टेंट है, इधर क्या है रिएक्टेंट है और इधर हमारा प्रोडक्ट है। अभी तो ये हमारी रिएक्शन चलती जा रही है, लेकिन एक कंडीशन इसमें ऐसी आ जाएगी, एक सिचुएशन ऐसी होगी, ना तो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, ना प्रोडक्ट से हमारा रिएक्टेंट में रिवर्स हो पाएगा। ये वो जो कंडीशन होगी वो हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम की होगी। और उस टाइम पे एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, उसी को हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उस टाइम पे क्या आता है, हमारे एक कांस्टेंट आ जाता है, मतलब कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट की वैल्यू में बदल जाती है, और उसी को हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम टेक प्लेस होने के बाद ही वो आती है। तो हम किसी भी रिएक्शन में सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तीसरी चीज़, तीसरा एप्लीकेशन है इसका थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। वी कैन फाइंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के जो कांस्टेंट आपने देखे होंगे। थर्मोडायनेमिक्स में आपने क्या पढ़ा होगा, गिब्स एनर्जी पढ़ी होगी, पढ़ी थी ना, वो भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। क्या, वी कैन फाइंड ऑल्सो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। वी कैन फाइंड ऑल्सो डायनामिक्स प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये हमें इससे पता लग सकता है। किससे, इसके एप्लीकेशन के द्वारा से। इससे बहुत हेल्प मिलती है। डैनियल सेल हमने इसी वजह से पढ़ा है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट से हम बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी आगे की फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं। वो रिएक्शन होंगी या नहीं होंगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, अपने आप हो जाएंगी, मतलब स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये चीज़ें भी हमें इसके कॉन्सेप्ट पे पता लग जाएंगी, इसके एप्लीकेशन से पता लग जाएंगी। तो हम ये चीज़ अब सीखते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये चीज़ हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी पहले पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी में अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये पता करने के लिए हम क्या करते थे, गिब्स फ्री एनर्जी को देखते थे। क्या देखते थे, गिब्स फ्री एनर्जी। उसको हम किससे डिनोट करते थे, डेल्टा जी। किससे डिनोट करते, डेल्टा जी। और ये किस में आती थी, एनर्जी है जूल में आएगी। किस में आएगी, एनर्जी है तो ये जूल में आएगी। और एक हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन पे बन जाएगा डेल्टा जी नोट। क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट। तो ये क्या होती है, अगर कभी भी जैसे कोई भी सेल है, उसके अंदर जितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज का फ्लो होता है तो पर सेकंड, जैसे कि रेडियन सेल की बात करिए, उसके अंदर कितना चार्ज फ्लो होता था एक बार में,
2 इलेक्ट्रॉन होते थे कि नहीं, Zn 2+ बन जाता था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस करे थे। और इधर कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता था एक बार में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि एक बार में 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज एक रिएक्शन में ट्रांसफ़र होता है एनोड टू कैथोड, कितना, एक रिएक्शन के अंदर एक बार में 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज एनोड टू कैथोड ट्रांसफ़र होता है, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई उसके सेल पोटेंशियल से कर दी जाए तो हमें क्या मिल जाती है, गिब्स फ्री एनर्जी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जितना भी हमारा चार्ज 1 सेकेंड में पर सेकेंड में एनोड टू कैथोड जाता है, क्या, जितना भी चार्ज हमारा एनोड टू कैथोड पर सेकेंड जाता है, अगर उसकी मल्टीप्लाई हम सेल पोटेंशियल से कर दें तो हमें टोटल वर्क पता लग जाएगा कि उस सेल के अंदर कितना हुआ है, क्या, टोटल वर्क पता लग जाएगा। अगर हम उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे उस चार्ज की, तो हमें क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड कंडीशन पे वर्क मिलेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे टोटल वर्क मिल जाएगा हमें कि कितना सेल के अंदर हुआ है। और अगर हम बात करें ई सेल, मतलब कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन को हटा के दूसरी कंडीशन ले लें तो उसमें हमें डेल्टा जी मिलेगा। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात बनाएं तो क्या था, डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होता था, हम ई नोट ऑफ सेल लिखते हैं पहले। इससे क्या करना था हमें, टोटल चार्ज, नेगेटिव ऑफ टोटल चार्ज, मतलब जितना चार्ज एक पर सेकेंड एनोड टू कैथोड जाता है, अगर उसकी मल्टीप्लाई हम सेल पोटेंशियल से कर दें, किससे, अगर स्टैंडर्ड से करेंगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन में, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कर देंगे तो हमें स्टैंडर्ड कंडीशन पे जितना ही वर्क हुआ है सेल के अंदर वो हमें मिल जाता है। क्या, अगर हम रिएक्शन के अंदर एनोड टू कैथोड आने वाले टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस सेल के अंदर पर सेकंड में होने वाला वर्क मिल जाएगा। अगर हम इसकी डेल्टा जी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस NF ई सेल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब इसके अंदर ये टर्म्स लिख देते हैं कि आखिर है क्या क्या। हेयर NF is the charge which flow from anode क्या, NF हमारा चार्ज है कि कौन सा चार्ज है, जो फ्लो हो रहा है एनोड टू कैथोड पर सेकंड, पर सेकंड में जितना भी चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है उसका जो अमाउंट है हम NF से करेंगे। इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इसकी 96500, ये आजकल ले ली जा रही है अप्रॉक्स, इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो ये है। अगर आप बड़ी बड़ी JEE नीट के एग्ज़ाम में देखोगे तो इसकी जो वैल्यू लगभग ज़्यादातर जो क्वेश्चनों में ली जाएगी वो होगी 96487, ये इसकी करेक्ट वैल्यू। और अगर इसकी अप्रॉक्स वैल्यू की बात करिए 96500, ये हम ले लेते हैं। क्वेश्चन जो है इससे भी सॉल्व हो सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं हमें अप्रॉक्स करके भी उनका आंसर निकाल लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी टर्म बात करें, ई सेल और ई नोट सेल, तो आपको पता ही होगा क्या होता है, क्या होता है, उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका भी हम गिब्स फ्री एनर्जी निकाल लें। अब इसमें गिब्स फ्री एनर्जी में हम कैसे पता करेंगे कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, कैसे पता करेंगे, तो चलो आपको बताते हैं किस तरीके से पता लगेगा। तो इसमें 3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस, इफ डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है,
पॉजिटिव आ जाए। अगर हमारा डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पेलिंग्स पर मत जाना, कभी कभी गलत हो जाती हैं। सेकंड केस हमारा क्या बनेगा? क्या सेकंड केस में क्या होगा? इफ डेल्टा जी लेस देन 0, मतलब कि हमारा इसकी वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव। तो उस कंडीशन में हमारी क्या होगी? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। कल हमने आपको बता दिया था स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का अंतर क्या होता है। थर्ड केस क्या हो सकता है? इफ डेल्टा जी इक्वल टू 0, क्या हो सकता है? इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। किस में? रिएक्शन हमारी किस चीज़ में आ गई है फिर? इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि ना रिएक्शन हमारी आगे को हो रही है ना पीछे को हो रही है, मतलब जितना उसमें एनर्जी थी इनफ उसने कर दिया अपना काम होने का। जैसे कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, किसी पर चढ़ते 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 आप थक गए और फिर ना तो आप ऊपर ही जा पा रहे हो ना नीचे जा पा रहे हो, एक जगह पर बैठ गए हो थक कर, तो उसमें क्या होती है? हमारी सारी एनर्जी जितनी भी थी हमने कर दी खर्च, करती ना, तो उसमें क्या हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना हम कुछ काम कर पा रहे और ना हम सोच रहे उस काम को करने के लिए, तो ये वही कंडीशन हो जाती है इक्विलिब्रियम में। ना मतलब कि ना तो रिएक्शन आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। आपने ये एरो देखा होगा कई दफ़ा, ये हमारा प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, मतलब ये रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट, ये एरो लगा हुआ है, मतलब कि रिएक्शन जितनी आगे को हो रही है उतनी पीछे हो रही है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। जैसे कि आप मान लीजिए एक एग्जांपल है, जैसे कि मैं किसी के एक थप्पड़ मारूं खींच के और वो मेरे मार दे, हिसाब बराबर हो जाएगा? हिसाब बराबर हो जाएगा ना। उसी तरीके से जितना ये इधर भेज रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिवर्स होके वापस आ जा रहा है, तो हमें क्या पता लगेगा? कुछ नहीं, मतलब कि हमें ये लगेगा कि रिएक्शन इस समय हो ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जितना पानी भाप में बदल रहा है उतना ही भाप पानी में भी तो बदल रही है वापस। सबसे बड़ी एग्जांपल लगाऊंगा, जितनी पानी को हम एनर्जी दे रहे हैं फिर वो भाप में बदल जा रहा है। मान लीजिए 1 लीटर पानी भाप में बदल गया और उसके भाप बदलते ही तुरंत वो जो बाकी के ऊपर जो भाप थी वो 1 लीटर वापस आ गई पानी के अंदर, तो क्या हमें पता लगेगा कि पानी उड़ा है या नहीं? क्यों? क्योंकि हमें तो उतना ही, पहले भी 3 लीटर वॉल्यूम था, अभी भी 3 लीटर वॉल्यूम है उसका। इसी तरीके से ये हम कह सकते हैं। तो ये एक बार नोट कर लीजिए आप। अब इससे आगे चल के हम आते हैं हमारी मेन इक्वेशन, किस पे? नर्स्ट इक्वेशन। किस पे? नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन आखिर होती क्या है? नर्स्ट इक्वेशन, हमने आपको नर्स्ट इक्वेशन का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट बताया था, क्या कि अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए दिया जाए तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। लेकिन अगर हमें कंसंट्रेशन अलग दे दी जाए, प्रेशर अलग हो जाए, मतलब कि एसटीपी कंडीशन सब अलग हो जाए, स्टैंडर्ड कंडीशन सब अलग हो जाए, तो हम क्या करेंगे आखिर? तो उस कंडीशन में हमारा ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो ई सेल बदल जाता है। पहले कहते हैं ई नोट ऑफ सेल, अब क्या हो जाएगा? ई सेल में बदल जाएगा। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारी नर्स्ट इक्वेशन बहुत हेल्प करती है। क्या? नर्स्ट इक्वेशन हमारी हेल्पफुल होती है उस कंडीशन में। नर्स्ट इक्वेशन, स्पेलिंग शायद गलत है, नर्स्ट तो शायद, तो नर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी उस कंडीशन में हमारी बड़ी हेल्पफुल होती है। ये क्या होती है? नर्स्ट इक्वेशन हमारी एक ऐसी इक्वेशन होती है, इसकी 2 डेफिनेशन बन सकती है कि नर्स्ट इक्वेशन हमारी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि ईएमएफ ऑफ सेल हमें प्रोवाइड करती है विदाउट एसटीपी कंडीशन। क्या? नर्स्ट इक्वेशन इज द इक्वेशन विच प्रोवाइड अस ईएमएफ ऑफ एनी सेल विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन।
दूसरी इक्वेशन क्या, दूसरी इसकी एक तरीके से कह सकते हैं, थ्योरी में हम आंसर लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन में, कि ईएमएफ जो हमारा ये होता है नॉर्स्ट इक्वेशन, हमारी एक ऐसी इक्वेशन है जो कि हमें कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी वहाँ पे टेक प्लेस हो रहे थे उसके अंदर, रिएक्शन के अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, ईएमएफ ऑफ सेल और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल में आया वो रिलेशन हमें बताती है। क्या जो इसका पहले हम डेरिवेशन कर देते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। तो हम लेट कर लेते हैं एक इक्वेशन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन लेट कर लेते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस है हमारी। क्या है, प्लस BB CC प्लस D। इसके अंदर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल d ये क्या है, ये हमारी स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट है। स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट मतलब कि आपको ये कुछ इस तरीके से, जब हम केमिकल इक्वेशन कुछ बैलेंस करते हैं, जैसे कि H2 प्लस में N2 इक्वल टू में NH3, ये होगी। अब हम इसको अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से, रिएक्शन बैलेंस होगी। तो इसमें जो 3 है ये इसका H2 का, किसका, H2 का 3 स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट है। अगर यहाँ बात करिए, यहाँ पे पूरे NH3 का जो स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, 2। क्या है वो, 2। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, a स्मॉल b स्मॉल c ये हमने क्या लिए हैं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C D ये हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हैं। ये क्या हमारे रिएक्टेंट और ये हमारे क्या है दोनों प्रोडक्ट। तो इसके अंदर क्या है, लेट आ रिएक्शन कौन सी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर डेल्टा जी, हमने डेल्टा जी क्या निकाला था, डेल्टा जी आपको याद होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल एन एफ ई से, यही था डेल्टा जी। क्या था हमारा, गिब्स एनर्जी इक्वेशन फर्स्ट। डेल्टा जी नोट क्या था हमारा, एन एफ ई नोट ऑफ सेल। आपको पता होगा इसमें एन क्या होता था, नंबर ऑफ चार्ज, ये क्या होता था, एफ इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट। ये क्या हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हमने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमें एक लॉ दिया गया था, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स लॉ। क्या, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डेल्टा जी होता था, क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू में डेल्टा जी नोट प्लस के आर टी एल एन क्यू होता था कि नहीं। यहाँ पे डेल्टा जी हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नोट हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो जाता था, गिब्स फ्री एनर्जी, आर हमारा क्या होता था, गैस कांस्टेंट, और टी हमारा टेम्परेचर, और एल एन क्यू ये लॉग बेस ई है। क्या है, लॉग बेस ई, जो हमारा नेचुरल लॉग होता है, लॉग बेस ई एल एन, इसको हम एल एन से भी डिनोट कर देते हैं, या फिर लॉग बेस ई से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्यू होता था, कंसंट्रेशन अभी आपको पता लग जाएगा, यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, हम आगे आपको बताएंगे। तो इसकी क्यू की वैल्यू क्या होती थी, यहाँ पे निकाल देते हैं हम। हमारा जो क्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू ये होती है। क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और अगर हम इसकी कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, चलो क्या होता है,
तो Q इज इक्वल टू में कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, जो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पर पावर में आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर स्मॉल b। अच्छा चलो अब बताइए आगे क्या करेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर स्मॉल c एंड D टू द पावर स्मॉल d। ये आपको याद रहेगा Q की वैल्यू क्या होती थी, ये होती है, ये होती है, और ये हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स लॉ, इक्वेशन 3 मान ले रही है हम इसे। तो अब जितनी भी हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो हैं, जो भी वैल्यू हैं, हमें थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है। देन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। अगर ये में सारी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा, NF ई सेल इज इक्वल टू माइनस के NF ई नोट ऑफ सेल प्लस के RT LNQ होगा कि नहीं, यही होगा ना। अब एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन के अंदर। यहाँ पर हम पूरी इक्वेशन में माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो NF ई सेल इक्वल टू में NF ई सेल माइनस के RT LNQ। यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, ये यहाँ पे माइनस क्या करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस में है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, नर्स्ट इक्वेशन से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारा मेनली पर्पस जो होता था वो ई सेल फाइंड करना होता था किसी भी कंसंट्रेशन और प्रेशर पे। तो हमें क्या रखना है, यहाँ पे सिर्फ ई सेल रखना है। तो ई सेल यहाँ पे रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन को, मतलब पूरे इक्वेशन हम इसे फोर्थ लेट कर ले रहे हैं, पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन फोर्थ को अगर मैं NF से डिवाइड करूँ तो क्या हमें ई सेल मिल जाएगा। चलो ट्राई करते हैं, डिवाइड इक्वेशन फोर्थ बाय NF, चलो करते हैं। तो ई सेल अपॉन NF इक्वल टू में NF ई नोट सेल अपॉन NF, ठीक है ना, माइनस RT LNQ बाय NF। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब NF से NF चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी NF से NF चला जाएगा, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये आप ऊपर का नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं सिर्फ कर रहा हूँ ऊपर, चलो कर लिया होगा आपने नोट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई सेल इज इक्वल टू में ई नोट ऑफ सेल माइनस RT LNQ बाय NF। इतना समझ में आ गया आपको? अच्छा तो आप एक बात बताइए, आपने लॉग तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, चलो नहीं पढ़ा तो इतना हम बता देते हैं आपको कि अगर हम लॉग बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ, लॉग बेस ई टू दी इज इक्वल टू में 2.303 लॉग बेस 10, मतलब कि लॉग बेस ई जो रहता है 2.30 टाइम्स होता है, 2.303 टाइम्स होता है लॉग बेस 10 के। तो अगर मैं इसको Q को यहाँ पे, चलो Q रखते हैं डायरेक्ट, Q, तो अगर मैं LNQ को, मतलब लॉग बेस ई को अगर मैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करूँ तो क्या मैं डायरेक्ट वैल्यू ये पुट कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ, चलो कर देते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू में ई नोट
ऑफ सेल माइनस आर टी, चलो आर टी 2.303 log बेस 10 क्यू। कभी कभी हो सकता है मैं 10 लिखना भूल जाऊँ, तो आप समझ लेना कि लॉग बेस 10 ही लिख रहा हूँ मैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। समझ में आया ना आपको? इधर क्या करा हमने, पहले तो हमने वो इक्वेशन लिखी थी, फिर उसके अंदर हमने वैल्यू पुट करी थी किसकी, डेल्टा जी की और डेल्टा जी नॉट की। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स लॉ, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू में डेल्टा जी नॉट प्लस के आर टी एल एन क्यू। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स लॉ कहता था। आप 11th क्लास में एक बार पढ़ना, आपने पढ़ी ही होगी, पहली बार तो पढ़ा है आपने, 11th क्लास सब पढ़ के आए, यहाँ पे ऐसे नहीं आ गए। तो ये क्या होता था, हमारा थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता था। और हमने इस चैप्टर के अंदर अभी गिब्स फ्री एनर्जी का एक और फॉर्मूला सीखा था, वही माइनस एन एफ ई नॉट सेल या फिर माइनस एन एफ ई सेल। तो हमने वो इक्वेशन इसमें पुट कर दी इसके अंदर, तो हमारा कुछ इस तरीके का बन गया, माइनस एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। हमने फिर इसको चेंज करा, फिर हमारी ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से बन गई, ई सेल ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू बाय एन एफ। अब हमने क्या करा, लॉग बेस ई को मतलब एल एन को हमने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करा, तो इसके लिए हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दी इसके अंदर, और ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। तो आप ये बताइए मुझे, आर हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है कि टेम्परेचर भी हम नॉर्मली 298 केल्विन ही लेंगे, 298 केल्विन, ये हमारा होता है 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हम नॉर्मली इतना ही लेते हैं, हमें कोई अलग टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला ही टेम्परेचर दिया जाएगा। हमें क्या दी जा सकती है, कंसंट्रेशन हमेशा वेरिएबल दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी, कंसंट्रेशन हमेशा, ये जो है हमारा ए बी ये हमेशा वेरिएबल मिलेंगे हमें ज़्यादातर कंडीशन में। तो ये भी हमारा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। एन की वैल्यू हमें रिएक्शन के साथ पता लगेगी, लेकिन फैराडे तो हमारा कांस्टेंट ही, फैराडे हमारा कांस्टेंट है ना। तो इसी तरीके से अगर हम इस पूरी कांस्टेंट वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो एक और वैल्यू निकल के आती है, वो हमारी क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू में ए नोट सेल माइनस आर टी 2.303 बाई एफ 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। और ये हमारा, हम अगर हम Q की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हमने क्या निकाली Q की वैल्यू है ना, तो Q की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B, कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D। ये आपको आ गया होगा इतना। तो हमारा ये टोटल मिला के नर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ये वैसे तो नर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है। हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये लिख के आ जाए, आप इस पर भी टिक करोगे। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमें दे दिया जाता है 298 केल्विन है, तो उस कंडीशन में हम इसे टिक करेंगे। क्या है ये, बिल्कुल ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा, ई नोट ऑफ सेल हम उसी तरीके से निकालेंगे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और ये हमारी वैल्यू चार्ज हमें पता लग जाएगा रिएक्शन के द्वारा, और कंसंट्रेशन हम सोल्यूशन में गिवन होगी। हो सकता है हमें कंसंट्रेशन पूछो और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, मैं इधर हो जाता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ई सेल इज इक्वल टू में ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू लिख देता हूँ मैं, हम उसे निकाल लेंगे अलग से, ठीक है ना। मैं क्यू लिख देता हूँ। अब आपको मैं एन पहचानना सिखा देता हूँ। कुछ
कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको n पहचानने में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो हम उन्हें n पहचानना सिखा देते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा n पहचानने, तो n क्या था, आपको इतना तो याद होगा, n हमारा क्या था, वो चार्ज था, मतलब वो इलेक्ट्रॉन के नंबर थे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो कि हमारा एनोड टू कैथोड फ्लो होता था किसी भी रिएक्शन के अंदर, या कैथोड टू एनोड रिचार्ज के टाइम पे होता था फ्लो। तो आप देखिए यहाँ पर Ni 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, Ni सॉलिड से क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Ni 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। और Ag में क्या हो रहा है, Ag 2 प्लस नहीं, Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में हो रहा है, नहीं, ये जो आयन है हमारा एक्वा हो जाएगा, मतलब 2 प्लस एक्वा Ag प्लस एक्वा, यही तो है रिएक्शन। Ni 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Ni 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और Ag 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने, यहाँ पर अमाउंट ऑफ जो चार्ज है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, वो है 2। कितने, 2। हम इस रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस करेंगे। ये बैलेंस कैसे करी जाएगी, अब देखिए हमने क्या बताया था आपको लास्ट टाइम, मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड लेक्चर होगा हमारा, जिसमें हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन जब हम इस रिएक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमारे दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे अगर हम पूरी रिएक्शन में, इस पूरी रिएक्शन में अगर 2 से गुणा मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, क्या होगा, तो 2Ag प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2Ag हो जाएगा ना, कुछ ऐसा ही हो जाएगा ये, जब हम इसकी 2 से क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी रिएक्शन को। तो जब हम इसको काटेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कट जाएंगे और ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, आ जाएगा ना। देखिए Ni 2Ag प्लस और 2Ag, दोनों तरफ 2 Ag के मॉलिक्यूल हैं, दोनों सिल्वर के, इधर 2 मॉलिक्यूल है तो इधर भी, इधर निकल का एक है तो इधर निकल का एक है कि नहीं। तो हमने क्या करा, हर चीज़ यहाँ पे पूरी इक्वेशन को बैलेंस करा। तो उसके बाद हमें क्या पता लगा, Ni ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 2, और एक Ag ने कितना, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 2 Ag हैं यहाँ पर, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सोचो। जब एक Ag है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 Ag हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेंगे ना। Ni के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन जो दिए गए हैं वो 2 Ag के पार्टिकल को दिए गए, 2 Ag के मॉलिक्यूल को दिए हैं, मतलब कि जो एटम है 2 Ag के, तो उनको दिए गए हैं। तो इसका क्या मतलब है, एक टाइम पे इसने 2 छोड़े और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, n = 1। अगर यहाँ पे बात करी जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ये देखिए Fe3+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2+ बना रहा है। यहाँ क्या F3+ है और यहाँ पे 2+ है, इसका क्या मतलब है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है ना, जब तो ये 2+ में बना है। मतलब जैसे कि ये प्लस का 3 था, अगर ये एक नेगेटिव चार्ज ले लेगा तभी तो ये प्लस का 2 बनेगा। तो इसी तरीके से हुआ ना, यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे हुआ है, तो ये क्या हुआ है हमारा, रिडक्शन हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे आयोडीन ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करा है, मतलब कि देखिए यहाँ पे कितने नेगेटिव पावर थी और यहाँ पे कितनी होगी फिर 0। इसका मतलब क्या करा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, क्या आप सोच सकते हैं। तो हम चलो निकालते हैं। देखिए Fe3+ प्लस में इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो ये कहाँ बन गया,
Fe2+ बन गया ना। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2+ आयन बना लिया। ये एक्वा है और ये भी एक्वा सॉल्यूशन में होगा। क्यों? क्योंकि ये आयन है, पानी में सॉल्यूबल है। अब आयोडीन की बात करी जाए तो आयोडीन ने क्या करा, एक आई नेगेटिव एक्वा किस में कन्वर्ट हो गया, I2। क्या करा इसने, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ये किसमें, सॉलिड फेस हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए -1 से 0 पे आ गई इसकी ऑक्सीडेशन पावर। क्या -1 से 0 पर आ गई इसकी पावर? इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इसने ऑक्सीडेशन करा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। तो अब इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ I2 कर दें। एक आई है ना, यहाँ पे क्या है, एक आई नेगेटिव है तो हमने हाफ I2 कर दिया। क्या मतलब सिर्फ एक ही है, यहाँ पे भी सिर्फ एक बचेगा। दो को अगर आधा कर दो तो एक बचेगा ना, तो यहाँ पे भी सिर्फ एक बचा। और यहाँ पे क्या हुआ है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, मतलब गेन करा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करा। तो क्या हम इसको अब इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये कुछ हमने इस तरीके से लिख दी। और यहाँ पे हमारी n की वैल्यू फिर कितनी आती है, n की वैल्यू यहाँ पे होगी हमारी 1 और यहाँ पे कितनी हो गई थी 2, सॉरी यहाँ पर 2 थी हमारे यहाँ। अभी तक तो पता भी लग गया होगा, गलती हुई। तो अब यहाँ पे बात करते हैं। चलो यहाँ पे हम बिना इतना कैलकुलेशन करें, क्योंकि हर क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपके लिए भी। आप एक बार ट्राई कीजिए इसको बिना किसी कैलकुलेशन के ट्राई करना। अब इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करें तो क्या यहाँ पे हम 2 लगा दें और यहाँ पे 2 लगा दें, n=2 आ जाएगा कि नहीं? सेम है, देखिए Ag यहाँ पे बस निकल और कॉपर से डिस्प्लेस कर दिया हमने। अब अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे सीधी पता लग रहा है हमें n=1। इक्वेशन को भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे क्या पड़ रही है इक्वेशन को बैलेंस करने की। और यहाँ पे अगर बात करें, ये किसकी रिएक्शन है, सोच के बताओ, ये किसकी रिएक्शन होती है हमारी? ये डैनियल सेल की रिएक्शन है। और यहाँ पर n में हमारा कितना है 2। क्या है, n हमारा 2। अब हम सीखते हैं इसमें कि कैसे रिएक्शन फेजिबल, मतलब कि स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। हमने आपको सिखाया था ना, अगर गिब्स एनर्जी हमारी नेगेटिव पॉजिटिव होती है तो उससे क्या वेरिएशन आता है हमारी एनर्जी, मतलब हमें क्या पता लगता है अगर किसी भी रिएक्शन की गिब्स एनर्जी लोअर देन 0 आ जाए, मतलब स्मॉलर देन 0 आ जाए, तो क्या पता लगता है कि हमारी वो एनर्जी, वो जो रिएक्शन है हमारी स्पॉन्टेनियस है। और अगर हमारा गिब्स एनर्जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो हमें पता लगता है कि जो हमारी वो रिएक्शन है ना, क्या जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हम अगर गिब्स एनर्जी पर हल्का सा अगर थोड़ा नज़र डालें तो हमें उससे E0 ऑफ सेल से हम कुछ पता लगेगा। उसमें E0 ऑफ सेल से हमें हल्की सी जानकारी मिलेगी, जैसे कि ΔG नॉट =1 माइनस का NF E0 ऑफ सेल। तो आप यहाँ पे देखिए हमारी ऑलरेडी पहले पीछे से गिब्स एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस, मतलब नेगेटिव साइन लगा हुआ होता है। और अगर हम ΔG की बात करें सिंपल, उसमें भी यही होता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो n की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, आपको पता है। n क्या है, या तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मतलब कि फ्रैक्शनल में भी नहीं हो सकता है इवन। ये तो होल नंबर है। क्यों? क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ रखा है, फिजिक्स के अंदर होता है। तो अब E0 ऑफ सेल हमारा क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर हम E0 की वैल्यू, अगर हमारे E0 की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ΔG हमारा पॉजिटिव आएगा कि नहीं? अगर E0 की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ΔG की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और ΔG की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन हमारी कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर ΔG की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई, मतलब ΔG की वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव आ जाती है, तो इसका क्या मतलब चलता है, नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पे पीछे है, n को तो बिल्कुल हटा ही दीजिए और f को भी बिल्कुल हटा दीजिए। क्यों? ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कन्फर्म है कि हमें तो पॉजिटिव रहना है, इन्होंने सोच रखा है। बात है किसकी, E सेल E0 सेल की। अगर इन दोनों में से कोई सा भी
पॉजिटिव, मतलब ये दोनों अगर हमारे पॉजिटिव रहते हैं, क्या रहते हैं, ये दोनों अगर हमारे पॉजिटिव हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी और हमारी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, मतलब हो जाएगी, फेजिबल है, उसका होना जायज़ है, मतलब कि वो हो सकती है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू हमारी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गई तो इसका क्या मतलब है, हमारा ई नोट सेल या फिर ई सेल हमारा क्या है, नेगेटिव आ गया। और अगर ई नोट सेल या ई सेल हमारा नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन हमारी हो ही नहीं सकती है। इससे हम ये भी तो ये सोच सकते हैं ना, अगर ई नोट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, साफ बात है हमारी रिएक्शन नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हमारा डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम क्या इसमें ये देख सकते हैं, एक बार सोच के, एक बार हम निकालते हैं सबका ई नोट, हम सबका निकालते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि क्या हमारा डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन फेजिबल है, यस पर लगाएंगे, और अगर रिएक्शन हमारी नहीं हो सकती है तो हमें उसमें डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा और ई नोट सेल हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो उसमें क्या लगाएंगे, नो। चलो देखते हैं। तो हम पहले इसमें बात करते हैं पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ई नोट ऑफ सेल क्या है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ये हमारा फॉर्मूला था, हमने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कैथोड और एनोड दोनों पहचाने आने चाहिए। हमने अभी आपको थोड़ा हिंट दिया है कैसे पहचानेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हेल्प से। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे ई नोट ऑफ सेल, पहला क्वेश्चन करते हैं, ई नोट ऑफ सेल, यहाँ पे कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, आप एक बार देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, निकल हमारा 2+ में हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और सिल्वर का क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, प्लस था और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर, मतलब गेन करा। क्या करा है इसने, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके और यहाँ पर पहुँच गया है। अब आप ही बताइए, अगर आपके पास +1 है, जब तक हम -1, मतलब कि एक -1 का चार्ज नहीं लेंगे तो वो 0 नहीं हो सकता ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे हुआ है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही हमारा चला गया है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसके अंदर क्या है, हमारा कैथोड पे क्या होता था, रिडक्शन, तो क्या है, Ag हमारा क्या है, रिडक्शन का पार्ट है, मतलब कि ये हमारा कैथोड हो गया। तो और आपको ये भी बताया था मैंने कि ये कैथोड हो या एनोड हो, रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वैल्यू पुट करी जाएगी इस फॉर्मूले के अंदर वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की करी जाएगी। किसकी करी जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल। अब Ag का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, Ag का रिडक्शन पोटेंशियल होता है Ag प्लस Ag, मतलब क्या है, Ag प्लस से Ag ऑक्सीडेशन, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, मतलब रिडक्शन हुआ है। और इसका जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है 0.80। और अगर हम इसके साथ क्या है, निकल, अगर ई नोट ऑफ निकल 2+ निकल की बात करी जाए, कितना होगा, -0.25, ये नेगेटिव में। और अगर हम इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो हमने आपको बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का जस्ट नेगेटिव। हमें क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल का अगर जस्ट नेगेटिव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कैथोड क्या बताया था मैंने, अभी आपको कैथोड यहाँ से देखिए क्या बताया था मैंने, Ag वाला इलेक्ट्रोड। तो Ag में क्या ये है 0.80, बीच में क्या है, नेगेटिव का साइन लगा देंगे। और ये हमारा किसका है, नेगेटिव का है ना, 0.25। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे ये कुछ आएगा हमारा 0.80 प्लस 0.25, कितना आ गया, 1.05 वोल्ट पॉजिटिव का। अब आप बताइए, जब ई नोट हमारा पॉजिटिव आया, क्या ई नोट हमारा पॉजिटिव आया तो डेल्टा जी नोट क्या आएगा हमारा, डेल्टा जी क्या मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब ये नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन क्या है हमारी, फेजिबल है, मतलब रिएक्शन ये आराम से हो सकती है, हमें बाहर से कोई एनर्जी देने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा चलिए दूसरे इस पर चलते हैं, क्वेश्चन पर। इसमें क्या है हमारा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये हमारा क्या है, कैथोड, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। और हमारा जो मतलब आयोडीन का जो इलेक्ट्रोड है वो हमारा क्या है, एनोड। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं किसकी,
ई नोट ऑफ कैथोड हमारा क्या है यहाँ पर Fe3+ से क्या Fe2+ माइनस Fe माइनस ई नोट ऑफ आई नेगेटिव। ठीक, ये हमारा क्या है कैथोड और ये हमारा क्या है एनोड, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो Fe और I का जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है तो Fe3+ टू Fe2+ 0.77 कितना होता है 0.77 वोल्ट। और यहीं I की बात करें कि आयोडीन का हमारा ये देखिए Fe3+ से और Fe2+ की ओर जा रहा है, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना कि हमारे ये रिडक्शन का है या ऑक्सीडेशन का है, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है हम जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं और हमें ये ध्यान नहीं रहता ये चेक करना कि ये रिडक्शन गिवन है या ऑक्सीडेशन, और उसकी वजह से हमारी गलती क्वेश्चन में ज़्यादातर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है I2 से I नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है और इसका होता है 0.54 वोल्ट। ठीक है, अब चलो पुट करते हैं वैल्यू Fe3 मतलब Fe वाले इलेक्ट्रोड की करते हैं तो 0.77 माइनस, अब ये पॉजिटिव है तो सिंपली ऐसे ही रख देते हैं 0.54। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, चलो करते हैं। तो ये 3 और ये 2 कुछ इतना आएगा। ठीक, पॉजिटिव में 0.23 वोल्ट। क्या ये हमारा फेजिबल है? देखिए एक बार रिलेशन जानिए, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू जब रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा जी हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव, डेल्टा जी नोट क्या आ जाएगा नेगेटिव। और जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो हमारा रिएक्शन कैसी हो जाती है फिर फेजिबल, मतलब कि हो सकती है। ध्यान रखना एक ना एक तो क्वेश्चन आएगा पक्का, एक नंबर में तो ये क्वेश्चन आएगा कि इज दिस रिएक्शन इज फेजिबल और नॉट, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन की बात। अब इसमें आप खुद एक बार इसे ट्राई करिए। चलो मैं गिवन करता हूँ। हमारा जो Ag का मैंने बताया था आपको, Ag का E नोट ऑफ Ag प्लस Ag 0.80 और E नोट ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर इजकल टू में 0.34 वोल्ट। आप एक बार इसको खुद ट्राई कीजिए। कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम पहले कैथोड और एनोड की जानकारी लेते हैं। यहाँ पे देखिए कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करा है। क्या करा है? लॉस करा है। और Ag ने क्या करा है? इलेक्ट्रॉन गेन करा है। और गेन करने वाले पे क्या होता है हमेशा रिडक्शन, और रिडक्शन वाला क्या होता है कैथोड। तो हम पहले कैथोड की वैल्यू रखते हैं, कितनी है 0.80 माइनस, और यहाँ पे क्या है अब एनोड की बात आती है। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, वो क्या हो रहा है कॉपर में, और कॉपर का कितना होता है 0.34। कुछ जनरली ऐसे होते हैं उनको आप याद रखना, जिंक का हमेशा याद रखना, Fe का, Ag का, ये मतलब मोस्टली क्वेश्चन में आ जाता है। और कई दफ़ा हमें गिवन नहीं होता कि आखिर ये है क्या, मतलब कि हमें वैल्यू ज़्यादातर इसकी बहुत कम गिवन होती है। ठीक है, तो हम आप अगर इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 0.46 वोल्ट आएगा, और वही पॉजिटिव, मतलब हमारी रिएक्शन क्या है फेजिबल है। रिएक्शन क्या है हमारी फेजिबल। अच्छा चलिए थर्ड क्वेश्चन आप फोर्थ क्वेश्चन कीजिए। इसमें क्या है E नोट ऑफ Fe3+ Fe2+ 0.77 वोल्ट, 0.77। ठीक, इसको एक बार खुद कैलकुलेट करके देखिए। चलिए कराते हैं। वीडियो को पॉज करके आपने कर लिया होगा शायद। तो देखिए यहाँ पर हमारा एनोड और कैथोड पहचानिए आप एक बार। पहचान लिया? ये हमारा क्या है एनोड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये हमारा क्या है कैथोड, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन।
तो रिडक्शन मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि कैथोड वाली वैल्यू हम रखते हैं क्या है Fe वाली, तो ये क्या है 0.77 और माइनस, और इसकी क्या है हमारा एनोड की वैल्यू क्या है 0.80। अब ये हमारी वैल्यू भाई नेगेटिव में आ गई 0.03 वोल्ट। क्या हुआ 0.03 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब है, हमारी ये नेगेटिव वैल्यू आई है ई नोट ऑफ सेल, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हमारी फेसिबल नहीं है, मतलब ये रिएक्शन हमारी नहीं हो सकती, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये सेल रिएक्शन गलत है। इसका क्या मतलब है, इसी तरीके से हम पता करेंगे कि रिएक्शन गलत है, सही है, हो सकती है, नहीं हो सकती है। अब मतलब ये वाली नहीं थी, फोर्थ थी। अब फिफ्थ पे आते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल तो देखिए आपने लास्ट टाइम भी मैंने कराया था, आज भी मैंने इसको वो कराया था, एक बार आप खुद कैलकुलेट कीजिए, हो सकता है आपको याद भी हो जाए इसी बहाने। याद है आपको या गिवन दूँ? चलो गिवन दे देते हैं। हमारा जिंक का था ई नोट ऑफ Zn ई नोट ऑफ Cu2 प्लस Cu करीब कीजिए, कर लिया होगा जहाँ तक आपने वीडियो को पॉज कर लिया। तो आपने कुछ इस तरीके से करा होगा। इसमें कैथोड क्या होता था हमारा कॉपर का, याद है हमें अच्छी तरीके से, और -76 पॉइंट का 0.76, और ये हमारी कुछ वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी 2 4, वो भी नेगेटिव में। यही करा होगा आपने कुछ बच्चों ने, जो कि ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारा रिएक्शन फेसिबल हो ही नहीं रही, रिएक्शन हो मतलब ये हो ही नहीं सकती है रिएक्शन, जबकि हमने कल डैनियल सेल अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसमें रिएक्शन बाकायदा होती हैं सारी। इसमें हमने पता है गलती क्या करी है, मैंने आपको गिवन दिया था ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक के इलेक्ट्रोड का क्या गिवन दिया था मैंने आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हमें क्या निकालना होगा, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होगा, जो कि जस्ट इसका नेगेटिव होता है। मतलब क्या, ई नोट ऑफ Zn2 प्लस से Zn कितना होगा, जब ये 0.76 है पॉजिटिव में, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव का 0.76, और अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए माइनस का 0.76, और हमें याद भी होनी चाहिए कि इसकी जो डैनियल सेल की जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती थी कितनी होती है 1.1। अब इसी के बेस पे कुछ नर्स्ट इक्वेशन से हम क्वेश्चन भी लगा लेते हैं अपने। तो हमारी पहले नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, कहाँ यहीं लिख देते हैं, जैसे कि आपको याद भी रहे कि ई सेल इज इक्वल टू में ई नोट ऑफ सेल माइनस क्या था हमारी एक यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को हमारी कैलकुलेट करके क्या आया था 0.0591 लॉग, हमने लॉग बेस 10 में कर दिया था कन्वर्ट, Q/N। ये थी हमारी क्या थी नर्स्ट इक्वेशन। लेकिन ये कब थी, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्या 0 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमारा टेम्परेचर होगा तभी, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। हमारी जो नर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू रहती थी ये रहती थी। और इसमें क्या है, हमें ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू फाइंड कर देंगे, और एन चार्ज हमने अभी अभी फाइंड कराई था आपके सामने, n इक्वल टू 2 1 2 1, इसका भी हमने निकाला था 2 डैनियल सेल है, आपको इतना तो पता ही होगा ये, तो इसका भी 2 होगा। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे पहले हम एक काम करते हैं, क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चनों में क्यू की वैल्यू निकालने से हमें ऐसे ही आंसर मिल जाएंगे, जैसे लॉग क्यू है, तो हम क्यू की वैल्यू निकालते हैं अपनी। क्यू क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता था कि नहीं। अब हमारा रिएक्टेंट, अब आप रिएक्शन देखिए, इसमें रिएक्टेंट क्या है प्रोडक्ट क्या है, आप सबको पता होगा ये हिस्सा हमारा रिएक्टेंट का होता है कि नहीं। ये हिस्सा हमारा किस चीज़ का होता है, रिएक्टेंट का, और ये हिस्सा हमारा किस चीज़ का होता था, प्रोडक्ट का। अब आप देखिए इसमें रिएक्टेंट हमारा इसकी क्या है 1 मोलर, तो क्या हमें इसको लिखने की ज़रूरत है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम डायरेक्ट
जो ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए वो करते हैं। जैसे कि हमारा Ag का जो है हमारा कंसंट्रेशन दे रखा है 0.002 बाय इसकी पावर 2। मैंने कहा था ना स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो होता है हमेशा किस में लग जाता है, ये पावर में हो जाता है। अब प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये पूरा हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में हमारा जो एक्वस सोल्यूशन में क्या है, ये है। सॉलिड को तो वही 1 मोलर, तो इसकी तो हम लेंगे नहीं, तो ये कट जाएगा, तो इसको लेते हैं। तो हमारे ये निकल की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.02। समझ में आया आपको, ये कितनी है 0.02। और इसकी अगर स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट देखा जाए तो इसका कितना है 1 मानेंगे, तो इसके कितना हो जाएगा 1। और हम इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आएगी हमारी कुछ, ये हमारा क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶, ये कुछ हमारा ये आएगा। और अगर इसकी बात करें तो 2 इंटू 10⁻⁻1। आप एक बार सॉल्व करके देखना, ये कुछ इस तरीके से ही आएगा। और ये जब काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -5। क्या हो जाएगा ये -5। अब इसकी जब हम वैल्यू पुट करते हैं, चलो ई सेल इजिकल टू में ई नोट, हमारे इसका ई नोट क्या निकला था, क्या याद है आपको, याद है? चलो दोबारा निकाल लेते हैं। हमारे इसमें कैथोड क्या है, ये है। तो इसका जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता था 0.80 और माइनस, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता था निकल का 0.25 होता था माइनस का, तो ये कुछ आ जाता था हमारा 1.05। ये क्या था, ई नोट ऑफ सेल किसका, इसका पहले वाले का, ये जो हमारा पहला वाला है इसका। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1.05 माइनस 0.0591/2। हमारे यहाँ पे किसकी n की वैल्यू कितनी है 2। हमारे जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो गए थे, इसने इन दोनों ने एक्सेप्ट करे थे ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 2। अब लॉग बेस 10 कितना आया हमारा, यह है 2 इंटू 10⁻⁻⁵। समझ में आया आपको? और जब हम इसको, आप इसको सॉल्व करना, कितना आएगा, जो भी आएगा आपको इसको सॉल्व करके पूरा आंसर मिल जाएगा फाइनली। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे हम इसको लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप इस तरीके से, जैसे कि हमारा ये लॉग को सॉल्व करके दिखाता हूँ। लॉग 2 इंटू 10⁻⁻5 है। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो मल्टीप्लाई में है तो प्लस में हो जाएगा, मतलब कि लॉग 2 प्लस लॉग 10⁻⁻5। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा ऊपर जो एक्सपोनेंशियल पावर जो होती है, क्या होती है, एक्सपोनेंशियल पावर हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाती है उतर के। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, -5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा -5। और जब ये माइनस का होगा तो ये कट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग 10। और ये बेस कितना था हमारा 10, और लॉग बेस 10 की जो वैल्यू होती है इसकी, लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कितनी होती है 1। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा लॉग 2 - 5। और ये जो हमारी लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.301 ये होती है, और -5। समझ में आया आपको? ये हमारी लॉग को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और जो ये जो वैल्यू आएगी इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे एक काम करते हैं, रख देते हैं सीधे। तो ये 0.301 -5, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू हमारी करेक्ट आ जाएगी बिल्कुल। अब चलिए हम इससे आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप नेक्स्ट इक्वेशन से ये सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब यहीं पर हम आ जाते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको हमने नेक्स्ट इक्वेशन सिखा दी, किस तरीके से उसके क्वेश्चन लगाने सिखा दिए, कैसे लगाने हैं। और ये जो बाकी के जो बच्चे हुए थे आप खुद लगाना। और ये जो हमारा एक आया था ना इसमें, ये फोर्थ वाला जो आया था, फोर्थ वाले के अंदर क्या आया था हमारा, ई नोट ऑफ सेल क्या आ गया था, नेगेटिव आ गया था, जिसकी वजह से हमारा वो फेंसिबल नहीं था। उस वाले को आप ज़रूर निकाल के देखना क्वेश्चन को कि आपसे लगता है या नहीं, और उससे जो भी आंसर आएगा आप नीचे कमेंट में हमें बताना।
तो हम बात करते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। किसकी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने क्या बताया था, वो एक ऐसी, वो जब आता है जैसे कि हमारी कोई भी रिएक्शन है, जब वो इक्विलिब्रियम के फेज में आ जाएगी, मतलब कि ना तो वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी ना ही पीछे, जहाँ है वहीं पर हो जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो हमारी Q जो होता है, लॉग Q था ना Q, तो उसके अंदर जो Q होता है ना उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो रिएक्शन होती है वो इक्विलिब्रियम पे हो जाती है, ना तो आगे ना पीछे, मतलब जहाँ पे वहीं पे खड़ा है। जैसे कोई आदमी है, जहाँ है वहीं खड़ा है वो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम उसने टेक प्लेस कर लिया है, तो उसकी वजह से जो लॉग इसमें जो होता था ना लॉग Q, ये हमने पढ़ा था अभी, तो इसके अंदर जो क्या होता है Q इज इक्वल टू में KC, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे हमारा ये हमारा इसके इक्वल हो जाता है। और इसी को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम कैसे करेंगे। तो जो हमारी जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम के फेज में आ जाती है, तो आपको हमने एक बात बताई थी कि उसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती थी। जो हमारी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती थी उसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती थी, बताइए। डेल्टा जी होता था, देखिए यहाँ पर दे देते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू 0। कब? इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, और हमारी इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया आपको? ठीक। डेल्टा जी इज इक्वल टू में जब 0 है तो यहाँ पे हमारा डेल्टा जी इज नॉट इज इक्वल टू में हम इसको माइनस के NF ई नोट सेल, ये तो हमारा यही होता था। किस कंडीशन में? जब इक्विलिब्रियम हमारा टेक प्लेस हो जाता तो उस कंडीशन में डेल्टा जी हमारा क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस है, और पॉजिटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, बताया था ना आपको। तो और इसमें अगर बात करी जाए तो इन दोनों इक्वेशनों के ज़रिए हमारा जो अकॉर्डिंग टू हमारा जो होता था थर्मोडाइनमिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स लॉ, थर्मोडाइनमिक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, डेल्टा जी इज इक्वल टू में डेल्टा जी नॉट प्लस में RT ln Q होता था कि नहीं। थर्मोडाइनमिक के लॉ के अकॉर्डिंग ये होता था। अगर हमारे ये बताइए डेल्टा जी की वैल्यू हम 0 रख देंगे, 0 इक्वल टू में डेल्टा जी नॉट प्लस में RT ln Q, बिल्कुल ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ RT ln Q। इससे हमें क्या पता लगा, अगर हमारे डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कि हमारी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम टेक प्लेस कर ले, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा डेल्टा जी नोट जो होगा वो RT ln Q के इक्वल होगा। क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू RT ln Q। और अगर हम इसको और थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो हमारा डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या है, डेल्टा जी नोट NF ई नोट सेल, यही है, इज इक्वल टू में RT, लॉग को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं 2.303 लॉग बेस 10। अब हमने Q को क्या बोला था, अगर इस कंडीशन में ये कंडीशन हमारी हो जाती है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू में 0, उस कंडीशन में क्या होगा, Q इज इक्वल टू में KC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू में KC। तो हमारा यहाँ पे हम KC लिखते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये लो KC लिख देते हैं। इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू में 0 देन Q इज इक्वल टू में KC, क्या ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ से माइनस से माइनस कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, NF ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू में RT 2.303 लॉग बेस 10 KC। इतना आपको समझ में आया। अब ये बताइए, जब मैं यहाँ से NF हटाऊंगा तो वो
यहाँ पे अपॉन में चला जाएगा NF, चला जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे शायद आपको दिख ना रहा हो, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये रफ कर देता हूँ मैं जितना भी ऊपर का, जहाँ तक है आपने इतना तो ऊपर का आपको पता होगा कि मैंने क्या लिखा था। तो ये क्या है, N FE नोट सेल को इज इक्वल टू में RT 2.303 log base 10 Kc। अब अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को NF से, मतलब कि इस पूरी इक्वेशन को अगर NF से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, अगर इसको करूँगा तो ये NF कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा अपॉन में NF। इतना आपको समझ में आया। और आपको अगर नर्स्ट इक्वेशन में लास्ट जो हमने अभी अभी नर्स्ट इक्वेशन कराई थी उसके अंदर आपको अगर याद हो तो हमने क्या करा था, R कांस्टेंट था, T भी कांस्टेंट था, ये हमारी वैल्यू एक कांस्टेंट है और ये जो F था ये भी कांस्टेंट था। तो इससे मिला के हमने एक वैल्यू बनाई थी। आप याद करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। क्या थी बताइए, 0.0591 बाय N, और ये क्या था log Kc। इतना आपको समझ में आया। अब इसमें क्या है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, पता करनी होगी। ई नोट ऑफ सेल हमें कभी भी दे रखा होगा और Kc की वैल्यू हमें निकालनी होगी। अब वो कैसे होगी, हमारा एंटी लॉग करके। एंटी लॉग आपने मैथ्स में पढ़ा होगा काफ़ी पहले। तो ये हमारा क्या होता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब इसी के साथ हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। और इस लेक्चर के अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑल क्लासेस के नाम से, उसमें आपको इस पूरे लेक्चर के पूरे मतलब ये चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बढ़िया से नोट्स मिलेंगे PDF फॉर्म में। इसी के साथ धन्यवाद, बाय। और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो में अगर कोई भी डाउट होता है लेक्चर से रिलेटेड, मतलब किसी भी चैप्टर में केमिस्ट्री के, तो हमें कमेंट में बताएं।